हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ स्पोकन क्लास। आई एम योर ट्रेनर कमलेश यादव। वेलकम यू। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक देयर। ठीक है दोस्तों, ये लिखा हुआ है आपके सामने देयर, और देयर चूंकि एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, क्योंकि देयर का इस्तेमाल हम बहुत जगह करते हैं। जब कोई ऐसा वर्ड जिसका इस्तेमाल हम अंग्रेजी में जगह जगह पर करते हैं, उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कहाँ पर क्या बोलना है। अंडरस्टैंड? जैसे हम अलग व्यक्ति को देख के अलग प्रकार की बातें करते हैं, छोटों से अलग बातें, बड़ों से अलग बातें, बूढ़ों से अलग बातें, उसी प्रकार ये देयर भी कुछ ऐसा ही है। देयर के 2 से 3 इस्तेमाल होते हैं अंग्रेजी में दोस्तों। तो आज हम देयर का पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा कि देयर को कहाँ 2 जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि देयर हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों, पहली बात तो देयर का इस्तेमाल 2 जगह होता है। पहला जो इस्तेमाल होता है दोस्तों, वो है हमारा प्लेस के लिए। दोस्तों, जब भी हमें स्थान की बात करनी हो, है ना, तब हम स्थान के लिए इसको एज ए एडवर्ब मानकर हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे देयर का मतलब होता है वहां। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला कि वहां जाओ। मैंने क्या बोला? वहां जाओ। तो वहां जाओ तो आपको पता है कि एक ऑर्डर वाला सेंटेंस है। हमने ऑर्डर वाले सेंटेंसेस पहले भी पढ़ लिए। तो वहां जाओ तो सबसे पहले जब भी हम ऑर्डर देते हैं, मेन वर्ब को पहले लिखते हैं, बाद में जो बचे कुछ वर्ड्स होते हैं उन्हें लास्ट में लिखते हैं। तो जाओ को बोलते हैं गो, और वहां को बोलते हैं देयर। तो मीनिंग क्या निकला? गो देयर। ठीक है, एक सेंटेंस लेते हैं, वहां बैठो, तो बैठने को बोलते हैं सिट, वहां को बोलते हैं देयर। सिट देयर, वहां देखो, लुक एट देयर। लुक के साथ हमेशा एट लगाते हैं, तो लुक एट देयर। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि देयर का इस्तेमाल हम लोग नॉर्मली सामान्यतः वहाँ के लिए करते हैं जब हमें जगह दिखानी हो। वहाँ जाओ, वहाँ बैठो, वहाँ खाओ, वहाँ सो, तब लगाते हैं। लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं, ये सबको पता होता है कि देयर का इस्तेमाल प्लेस के लिए होता है। हम पढ़ने वाले हैं ये वाला टॉपिक कि जब हमें कोई ऐसा वाक्य बोलना हो जिसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया हो। आप सबको पता है कि किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमें 3 बातें चाहिए होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये बातें हमें ज़रूर चाहिए होती है। लेकिन मान लो किसी वाक्य में सब्जेक्ट ही नहीं है, तो हम उस वाक्य को कैसा बनाएंगे? क्या हम बिना सब्जेक्ट के कोई वाक्य बना सकते हैं? तो हाँ, उसकी चांसेस है हम उस वाक्य को देयर से बना सकते हैं। तो देयर का इस्तेमाल हम उन वाक्यों में करते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया हो। ध्यान से पढ़ना, ऐसे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया हो। जैसे मैं पहले आपको ये वाला एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आपको ऊपर वाला एग्जाम्पल दूंगा। अब बंदर है, किसी ने पूछा वहाँ क्या है, मैंने कहा बंदर है। अब बंदर है, ये एक ऐसा वाक्य है जिसमें सब्जेक्ट नहीं है। बंदर तो खुद ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और है एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, टेंस बता रहा है वो, तो सब्जेक्ट है ही नहीं। तो इस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे? जब हमें सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो मन से आगे लगा देंगे देयर, और अगर एक वस्तु है तो इज लगाते हैं। तो देयर इज मंकी। समझ में आया आपको? जैसे आसमान में तारे हैं, तो यहाँ पर देखिए, ये आसमान में, ये तो हमारा क्या है? आरपीएस है, रिमेनिंग पार्ट स्पीच है, लास्ट में चला जाएगा। मेन सेंटेंस है तारे हैं। अब इसको आप भूल जाओ। अब तारे हैं तो तारे हैं, तो तारे तो खुद ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है ही नहीं ना। तो देयर आर, आपने आर क्यों लगाया? क्योंकि तारे हैं। तो देयर आर स्टार्स इन द स्काई। जैसे मैंने कहा कुर्सी है। ठीक है, अब इस वाक्य को कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाएंगे देयर इज चेयर। समझ में आ रहा है आपको? लड़का है, देयर इज अ बॉय। अरे अरे वहां बिल्ली है, बिल्ली है, देयर इज अ कैट। ठीक है, कुत्ता है, देयर इज अ डॉग। पानी की बोतल है, देयर इज अ वाटर बोतल। मोबाइल है, देयर इज अ मोबाइल। गिव मी दैट पेन। फॉर एग्जांपल, वॉच है, तो कैसे बोलेंगे? देयर इज अ वॉच। दोस्तों, इस तरीके से जो है आपको इस्तेमाल करना है। लेट मी टेक माई पेन गाइस। ढक्कन दिए मतलब बोला है। चलिए ना, तो अब देखिए दोस्तों, बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू इज, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया हो, तब हम क्या करना है? हमें देयर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? तो हम ऐसे वाक्य को नॉर्मली प्रैक्टिस कर लेंगे कि देयर इज टेबल, देयर इज चेयर, देयर इज ट्यूबलाइट, देयर इज फैन, देयर इज वाटर बॉटल, देयर इज स्कूल। पर अब हम इसका एक मेन टॉपिक शुरू करने वाले हैं, देयर का। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया। ठीक है, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया कि किस तरीके से आप ये कॉमन देयर में और येलो देयर में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम मेन टॉपिक शुरू कर रहे हैं, देयर का यूज जब सब्जेक्ट नहीं होता है तब कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग देयर के बारे में। दोस्तों, वैसे तो देयर का इस्तेमाल हम उन वाक्यों के लिए करते हैं जब या तो सब्जेक्ट नहीं हो किसी वाक्य में, या फिर किसी एक वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु हो। दूसरी बात दोस्तों, देयर का इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट,
पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेस में करते हैं। प्रेजेंट में हम कब करेंगे, जब हमारे पास एक कंडीशन हो कि जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर है। पास्ट में हम कब करेंगे, जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर थी। और फ्यूचर में कब करेंगे, जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं देयर का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और उसके अलावा दो कंडीशंस हैं नॉर्मली, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट ना हो, है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि तारे हैं, बंदर है, गाय है, पानी है, ऐसे वाक्यों को बताने के लिए हम लोग देयर का इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा हम दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि हम देयर का इस्तेमाल अंग्रेजी में बोलते समय तब करते हैं जब हमें ये बताना हो कि जब किसी एक वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु हो। जैसे मैंने कहा कि तालाब में मछलियाँ हैं, कक्षा में बच्चे हैं, मोबाइल में गाने हैं, शहर में टेक्नोलॉजी है, ठीक है, भारत में 28 राज्य है। तो आपने देखा होगा, आपको ऐसा बताना हो कि भारत में 28 राज्य है तो क्या बोलते हैं, देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। तो देयर का इस्तेमाल हम लोग स्टार्टिंग में लगाते हैं जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर हो। देखो दोस्तों, प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में हम लोग देयर के साथ इज और आर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो देयर का इस्तेमाल करेंगे, देयर लगाएंगे सबसे पहले। देयर हमें मन से लगाना है। जब हमें ऐसा वाक्य दिखे जहां पर ये बात हो रही हो कि कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर है, तब हमें देयर मन से लगाना है। उसके बाद लगाना है इज आर, फिर लगाना है ऑब्जेक्ट, फिर लगाना है आरपीएस। अब आप सब लोग बोल रहे होंगे सर ये आरपीएस क्या होता है। दोस्तों आरपीएस का मतलब होता है रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब कभी कभी क्या होता है, जब हम वाक्य बोलते हैं तो हमारी वहाँ पे 3 नीड्स होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन इसके अलावा भी कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स आ जाते हैं वाक्य में, ठीक है। तो उस जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं उन शब्दों को अंग्रेजी में आरपीएस कहा जाता है, जिन्हें वाक्य के लास्ट में लिख दिया जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट के बाद लिख दिया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट तक वाक्य लिखना है, उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड दिया हुआ है उसको लास्ट में लिख देते हैं। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से एक्स्ट्रा वर्ड हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें इतना समझ में आ गया कि हमें प्रेजेंट में देयर का इस्तेमाल करना है तो हमें इज और आर लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है, लास्ट में आरपीएस लगाना है। एक सेंटेंस हम लेते हैं दोस्तों, नदी में पानी है। अब आपको ध्यान रखना है कि इसका इस्तेमाल हम लोग एक वस्तु के साथ करते हैं, जबकि आर का इस्तेमाल हम लोग एक से अधिक वस्तुओं के साथ करते हैं। नदी में पानी है। अब देखो एक वस्तु है नदी, उसमें क्या है, पानी है। समझ में आ रहा है बात को, एक वस्तु नदी है उसमें वाटर है। इट मीन्स कि यहाँ पर देयर का इस्तेमाल होगा, क्योंकि देयर की कंडीशन क्या है, जब एक वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु हो। तो हम मान लेते हैं कि नदी एक वस्तु है, उसके अंदर पानी है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, हम मन से लिख देंगे देयर। क्या लिख दिया हमने, देयर। अब उसके बाद पानी है, सेंटेंस क्या है, पानी है। तो पानी चूंकि एक सिंगुलर माना जाए, क्योंकि पानी अनकाउंटेबल नाउन है और जिसे गिना नहीं जा सकता उसे हमेशा एक माना जाता है। तो यहाँ पर देयर लगाया, यहाँ पर हमने लगा लिया इज और पानी को बोलेंगे वाटर। तो ये हमारा देयर हुआ, यहाँ पर हमारा इज हुआ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा वाटर हो गया। अब हमें सेंटेंस बनाने के लिए चाहिए आरपीएस, मतलब कहाँ पर है भाई पानी, देयर इज अ वाटर, पानी है, पर कहाँ पर है, नदी में। अगर नदी में पानी है तो यहाँ पर इसको आरपीएस मानेंगे और यहाँ लिख देंगे इन द रिवर। समझ में आ रहा है बात कि किसी के अंदर कोई वस्तु है तो जिस वस्तु के अंदर है उस वस्तु के लिए हम उसको आरपीएस मानकर वाक्य को लास्ट में लिख देंगे। चलिए, क्लास में बच्चे हैं, है ना, क्लास में कौन है, क्लास में बच्चे हैं, क्लास में टीचर है, क्लास में पंखे हैं, क्लास में झाड़ू है, क्लास में कुर्सियां हैं। हजारों वाक्य बोलते हैं, तो बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हमने लिखा देयर। अब देखो बच्चे हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पर अभी तक हम क्या करते थे कि इज और आर का इस्तेमाल सब्जेक्ट को देख के करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो हम ऑब्जेक्ट को देख के हमें इज और आर का इस्तेमाल करना है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें इज लगाना है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो हमें आर लगाना है। तो देयर आर क्या है भाई, बच्चे हैं, तो देयर आर चिल्ड्रन। अब किस में आरपीएस क्या है, बच्चे कहाँ पर है, क्लास में, तो लगा देंगे इन द क्लास। देयर आर चिल्ड्रन इन द क्लास। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, मोबाइल में गाने हैं। ठीक है, मोबाइल में गाने हैं तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मन से क्या लगा देंगे, देयर आर, गाने को बोलते हैं सॉन्ग्स, देयर आर सॉन्ग्स इन द मोबाइल। ठीक है, पेड़ पर बंदर है, यहां पर भी एक वस्तु पेड़ है, उसके ऊपर बंदर है, देयर लगा देंगे। तो कैसे लगाएंगे, देयर इज अ
मंकी। देयर के साथ इज लगाया क्योंकि पेड़ एक है, देयर इज अ मंकी। अब पेड़ पर है तो ऑन द ट्री लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑन द ट्री, देयर इज अ मंकी ऑन द ट्री। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। तो देखिए ये सेंटेंस अधिकतर हमें पूछा जाता है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, ठीक है, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। तो आप बोलते हैं देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, 4 मेंबर्स इन माई फैमिली। तो सबसे पहले हम लगा देंगे देयर, उसके बाद लगाया आर क्योंकि 5 सदस्य हैं, तो देयर आर 5 मेंबर्स, सदस्य को बोलते हैं मेंबर्स, इन माई फैमिली मतलब मेरे परिवार में। तो ये मेरी फैमिली जो है ये हमारा आरपीएस हो जाएगा। दोस्तों घर पर मेहमान हैं, जैसे कई बार पूछते हैं अरे यार घर नहीं जाते हैं, घर पर मेहमान है, तो वहाँ पर हम फंस जाएंगे, इसलिए घर नहीं जाते हैं, घर पर मेहमान है। तो कैसे बोलेंगे, देयर आर गेस्ट एट होम। दोस्तों घर के आगे ध्यान रखना है, घर के आगे हमेशा एट प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। दोस्तों प्रीपोजिशंस को अंग्रेजी में सीखने का एक ही तरीका है कि हमें बोलते समय ध्यान रखना है कि कौन से वस्तु के आगे कौन सा प्रीपोजिशन आता है। क्योंकि ग्रामेटिकली तो कुछ रूल्स हैं लेकिन स्पोकन में रूल्स नहीं होते हैं, आपको सुनकर ही प्रीपोजिशन सीखना पड़ता है कि प्रीपोजिशन हम कैसे लगाएं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं हमने क्या किया कि हमने सिंपल, अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है, आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मेरे शरीर में 206 हड्डियां हैं, देयर आर 206 बोन्स इन माई बॉडी। ठीक है, मेरे घर में 2 पंखे हैं, देयर आर 2 फैंस इन माई हाउस। मेरे घर में 10 कमरे हैं, देयर आर 10 रूम्स इन माई हाउस। उसके घर में उसके घर पर कुत्ता है, उसके घर पर कुत्ता है, तो कैसे बोलेंगे, देयर इज अ डॉग एट हिज हाउस। उसके घर पर हिज हाउस बोलेंगे, देयर इज अ डॉग एट हिज हाउस। पेन में इंक है, देयर इज अ इंक इन द पेन। ठीक है, उसके अलावा हम बोलते हैं कि गांव में हेडपम्प्स होते हैं। अगर आप गांव में गए हो तो आपको पता होगा हेडपम्प्स होते हैं, इससे पानी निकल जाता है। तो गांव में 4 हेडपम्प्स हैं, तो देयर आर 4 हेडपम्प्स इन द विलेज। दोस्तों इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम दोस्तों बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं एंड दैट विल हेल्प यू अलॉट। तो आपको क्या करना है, आपके घर में क्या क्या है आपको वो वाले सेंटेंसेस बनाने हैं। उसके बाद किचन में क्या क्या है आपको बनाने हैं। आपके गांव में या शहर में क्या क्या है आपको वो वाले वाक्य बनाने हैं। आपकी कॉलोनी में क्या क्या है आपको वो वाले वाक्य बनाने। तो ऐसे आप हज़ारों सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर सकते हैं देयर के लिए। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देयर का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस समझेंगे, क्योंकि हर बार की तरह मैं आपको हमेशा पैटर्न्स की प्रैक्टिस करवाता हूं और इसके नेगेटिव में नॉट का इस्तेमाल नहीं होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसकी नेगेटिव की ओर। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि देयर का जो सेंटेंस होता है उसको किस तरीके से हम लोग नेगेटिव वे में, इंटरोगेटिव वे में और डब्ल्यूएच वाले वर्ड्स के साथ बोल सकते हैं। दोस्तों कई बार जब हमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें पूछा जाता है कि क्या स्कूल में प्रिंसिपल है, इज देयर प्रिंसिपल इन द स्कूल। तो आपका आंसर होता है कि हाँ, यस स्कूल में प्रिंसिपल है, मतलब यस देयर इज अ प्रिंसिपल इन द स्कूल। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि मैंने किस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया देयर को यूज़ करके और किस तरीके से पॉजिटिव वे में आंसर दिया देयर को यूज़ करके। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं आपको कि अब किस तरीके से, ये मैंने 4 स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात नेगेटिव सेंटेंस में आएगी। मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है दोस्तों, देखिए तालाब में मगरमच्छ है। सेंटेंस क्या है हमारा, तालाब में मगरमच्छ है। अब यहाँ पर मैंने जैसा कि मैंने कहा था कि एक वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम देयर का इस्तेमाल करेंगे। तालाब मतलब पॉन्ड होता है और मगरमच्छ मतलब क्रोकोडाइल होता है। तो सेंटेंस देखिए, तालाब में मगरमच्छ है, तो सिंपल सेंटेंस बनेगा इसका, देयर इज अ क्रोकोडाइल इन द पॉन्ड। सेंटेंस क्या बना, देयर इज अ क्रोकोडाइल इन द पॉन्ड। तालाब में मगरमच्छ नहीं है, तो यहाँ पर देखिए देयर इज नो क्रोकोडाइल, देयर इज नो क्रोकोडाइल इन द पॉन्ड। ठीक है ना, रिमेंबर वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कि जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि देयर एकमात्र, प्लीज चेक ऑल द वर्ड्स आर विजिबल। तो आपको एक बात ध्यान रखना है
एक बात का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी देयर वाले सेंटेंसेस का आप नेगेटिव बनाएंगे तब आपको नो लगाना है नेगेटिव में, नॉट नहीं लगाना है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लगाया है, हमने यहाँ पर बेसिकली लगाया है नो, नॉट नहीं लगाया है। अंडरस्टैंड गाइस? तो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले सिंपल में देयर, इज, आर और फिर लगाया ऑब्जेक्ट और फिर लगा दिया आरपीएस। नेगेटिव में हम क्या करते हैं, देयर लगाते हैं, उसके बाद लगाते हैं इज और आर ऑब्जेक्ट के हिसाब से, फिर लगाते हैं नो और हमारा सेंटेंस बाकी बचा हुआ। इंटरोगेटिव में आप इज और आर को आगे ले आएंगे, देयर चला जाएगा पीछे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर, फिर आ जाएगा आरपीएस। आरपीएस का मतलब होता है रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इज और आर आगे आ जाएगा, देयर यहाँ पर, नो यहाँ पर। सेम प्रोसेस है दोस्तों। I have taught you thousands of times that नेगेटिव में हमें नॉट लगाना है, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है, लेकिन देयर के केस में आपको नॉट नहीं लगाना है, आपको सिर्फ देयर के बाद इज और नो लगाना है। चलिए, तो तालाब में मगरमच्छ है, देयर इज अ क्रोकोडाइल इन द पॉन्ड। तालाब में मगरमच्छ नहीं है, देयर इज नो क्रोकोडाइल इन द पॉन्ड। क्या तालाब में मच्छर है, मतलब मच्छर की जगह मगरमच्छ मुझे बोलना है, आई एम टेलिंग अ मच्छर विच इज नॉट मॉस्किटो, आई एम सॉरी। तो क्या तालाब में मगरमच्छ है, तो मगरमच्छ को बोलेंगे क्रोकोडाइल। तो इज देयर अ क्रोकोडाइल, यहाँ पर आप चाहें तो लगा सकते हैं, मैंने मिसिंग किया है, क्रोकोडाइल इन द पॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने क्या किया है, सिंपली जो है मैंने इसके हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पर इसको यहाँ लिख देते हैं कि इज देयर अ क्रोकोडाइल इन द पॉन्ड। ठीक है, नाउ इट इज फाइन। चलिए, तो इस तरीके से हमने बना दिया, इज देयर अ क्रोकोडाइल इन द पॉन्ड। नाउ सी व्हाट डिड आई डू। दोस्तों हम देयर वाले वाक्यों का इंटरोगेटिव बहुत ज़्यादा बोलते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि क्या स्कूल में प्रिंसिपल है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इज देयर प्रिंसिपल इन द स्कूल। जैसे मैंने पूछा कि क्या घर में लाइट है, घर में लाइट है, तो इज देयर लाइट इन द होम या लाइट एट होम, इस तरीके से। जैसे मैंने कहा कि क्या स्कूल में बच्चे हैं, क्या स्कूल में बच्चे हैं, तो आर देयर स्टूडेंट्स इन द स्कूल। इस तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो कि क्या तालाब में मगरमच्छ नहीं है, तो इसको ऐसे बनाएंगे, इज देयर नो क्रोकोडाइल इन द पॉन्ड। दोस्तों यू कैन सी दैट आई हैव मेड ऑल द 4 सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दिस। अब ना सपोज मैं आपको सिंपली क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ, तो आपको उसका आंसर येस और नो में देना है। जैसे मैंने कहा कि क्या नदी में पानी है, क्या नदी में शुद्ध पानी है। सेंटेंस देखिए दोस्तों, क्या नदी में शुद्ध पानी है। अब नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, तो आपको कैसे पता चला कि देयर वाला सेंटेंस है, क्योंकि नदी एक वस्तु है, शुद्ध पानी एक वस्तु है। सेंटेंस क्या बनेगा इसका इंग्लिश में है कि नदी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम लगा देंगे इज देयर, सॉरी ये हमारा शुद्ध पानी ऑब्जेक्ट है, तो इज देयर, क्योंकि ये तो हमारा आरपीएस माना जाएगा, तो इज देयर प्योर वाटर इन द रिवर, इज देयर प्योर वाटर इन द रिवर। ये हमने क्वेश्चन पूछा। अब आपने कहा कि हाँ नदी में शुद्ध पानी है, तो आप क्या बोलोगे, एक आंसर तो ये हो जाएगा कि यस देयर इज प्योर वाटर इन द रिवर। और अगर आपका आंसर है नो, तो आप बोलेंगे नो देयर इज नो प्योर वाटर इन द रिवर। ठीक है गाइस, तो दिस इज द वे टू मेक द सेंटेंसेस। हमने पहले जो है समझा कि किस तरीके से हम लोग देयर का इस्तेमाल करेंगे, फिर हमने समझा कि देयर का सिंपल सेंटेंस कैसा आता है, फिर हमने आपको चारों प्रकार के वाक्य बना के दिखा दिए। अब आपको एक एक पैटर्न की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और वो पैटर्न आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए मैं कुछ आपको प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। दोस्तों बिफोर आई फिनिश दिस लेसन आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आपको
हमारा कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है तो आप कोर्स को प्ले स्टोर जहाँ से आपने डाउनलोड किया है हमारे ऐप से, वहाँ पर लाइक ज़रूर करें, कोर्स को लाइक करें। लाइक करने से कोर्स की वैल्यू बढ़ती है। हमारे ऐप को भी आप रेट कर सकते हैं, उसको रेट दें। उसके अलावा जो है अपने दोस्तों से शेयर करें, जो भी दोस्त इंग्लिश सीखना चाहते हैं। आपके आसपास ऐसे लोग जिनके पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उन्हें ज़रूर इस ऐप के बारे में बताएँ, डाउनलोड करवाएँ और उनको बोले कि हमारे कोर्सेज ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, हम सबसे कम फीस में बहुत अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए तो लेट अस टॉक अबाउट सम प्रैक्टिस। सो लेट्स डू सम प्रैक्टिस। हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने कहा कि पहले मैं एक वाक्य लेके 4 वाक्य आपको बनाता हूँ, ठीक है, फिर हम सिंगल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। बस में सवारी है, देर आर पैसेंजर्स इन द बस। कार में ड्राइवर है, देर इज़ अ ड्राइवर इन द कार। नाउ लेट अस मेक द 4 सेंटेंस। कार में ड्राइवर है, देर इज़ अ ड्राइवर इन द कार। कार में ड्राइवर नहीं है, देर इज़ नो ड्राइवर इन द कार। क्या कार में ड्राइवर है? इज़ देयर ड्राइवर इन द कार। क्या कार में ड्राइवर नहीं है? इज़ देयर नो ड्राइवर इन द कार। ठीक है, कार में ड्राइवर क्यों नहीं है? ठीक है, वाई इज देयर नो ड्राइवर इन द कार। तो मैंने आपको WH वाला इंटरोगेटिव नेगेटिव बना के दिखा दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल घर में टीवी है, देयर इज टीवी एट होम, देयर इज नो टीवी एट होम। इज देयर टीवी एट होम? इज देयर नो टीवी एट होम। आपने कहा कि शहर में बुद्धिमान लोग हैं, देर आर इंटेलिजेंट पीपल इन द सिटी, देर आर नो इंटेलिजेंट पीपल इन द सिटी। आर देयर इंटेलिजेंट पीपल इन द सिटी? आर देयर नो इंटेलिजेंट पीपल इन द सिटी। दोस्तों इस तरीके से हमने जो है प्रैक्टिस की। अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अभी हमें क्या करना है, देखिए ये तो हमने बनाया बेसिकली सिंपल स्ट्रक्चर्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सेंटेंस लेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने 4 वाक्यों की प्रैक्टिस तो कर ही ली, आपने एक सेंटेंस लिया और 4 सेंटेंसेस बना दिए, लेकिन नाउ आपको कभी कभी क्या है कि हमें सिंपल सेंटेंसेस के साथ साथ इंटरोगेटिव की इंडिविजुअल प्रैक्टिस करनी है। तो मन से कोई क्वेश्चन सोचिए। जैसे मैंने मन से क्वेश्चन सोचा कि क्या क्लास में कुर्सियाँ हैं? क्या क्लास को बोलेंगे कक्षा, क्या कक्षा में कुर्सियां है ना? या फिर मैंने बोला कि क्या भारत में सोना है? सोना मतलब गोल्ड। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये दोनों ही सेंटेंस प्रेजेंट के हैं और देयर वाले वाक्यों की फुलफिल करते हैं। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? आपने बनाया कि अब देखो कुर्सियां लिखा है, मैंने कुर्सी नहीं लिखा है। अगर कुर्सियां लिखा है तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? प्लुरल है, इसलिए हम आर लगाएंगे। आर देयर चेयर्स, उसके बाद कक्षा में, तो ये लास्ट में चला जाएगा इन द क्लास। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि मे से पहले वाले जो वर्ड्स होंगे वो हमेशा लास्ट में जाएंगे देयर वाले सेंटेंसेस में। ठीक है, और मे के लिए अंग्रेजी में एन लगाते हैं। अब क्या भारत में सोना है? अब देखो गोल्ड यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, गोल्ड को आप गिन नहीं सकते हो कि 5 गोल्ड 6 गोल्ड। जो नाउन अनकाउंटेबल होगी उसको हम इज मानेंगे, उसको हम सिंगुलर मानेंगे, इज लगाएंगे। तो इज देयर गोल्ड इन इंडिया? ठीक है, इज देयर गोल्ड इन इंडिया? यू कैन पुट द क्वेश्चन मार्क। नाउ यू कैन आंसर देम। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करने के लिए आपको आंसर भी देने कि हाँ क्लास में कुर्सियां हैं, यस देयर आर चेयर्स इन द क्लास। नहीं, क्लास में कुर्सियां नहीं हैं, नो देयर आर नो चेयर्स इन द क्लास। इसी प्रकार आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है कि इसने क्वेश्चन पूछा, किसी ने भी क्वेश्चन पूछा कि इज देयर गोल्ड इन इंडिया? इज देयर गोल्ड इन इंडिया? तो आपको बोलना है कि यस देयर इज गोल्ड इन इंडिया। नो, अगर आपका आंसर नो है तो नो देयर इज नो गोल्ड इन इंडिया। अंडरस्टैंड गाइस? तो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस करने का सही तरीका होता है। आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप हमारे प्रैक्टिस सेशन वाले जो है वीडियोस भी देख सकते हैं, ऐप पर अवेलेबल है। बहुत सस्ता कोर्स है, आप चाहो तो 100-200 रुपये में उसको खरीद सकते हो। देखो दोस्तों, अंग्रेजी सीखने के साथ साथ अगर सच में अंग्रेजी बोलना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के लिए कभी कभी खुद से भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप ये मत सोचो
कि मुझे प्रैक्टिस करने के लिए किसी की ज़रूरत है। हाँ, यू डोंट नीड अ कंपनी, यू हैव अ गुड कंपनी ऑफ योर सेल्फ। तो आप अपने पास खुद की कंपनी रखिए। जब भी आपको अंग्रेजी में बोलना हो आप खुद से बातें कीजिए, आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए। आप अकेले कहीं जा रहे हैं, बोर हो रहे हैं, तो अच्छी लिसनिंग कीजिए, अंग्रेजी के अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखिए। तो इससे क्या रहेगा, एक माहौल बनेगा और आपको इंग्लिश आने लगेगी। दोस्तों, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है और आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। और आई होप कि वॉट एवर आई एम टीचिंग, definitely it is helping you, and if you want to give me advice then you can write in the feedback, you can message me, you already have number because you have got our course. So I hope कि आज का टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में ज़रूर आया होगा। फिर भी if you have any doubt then you must message us। मैं फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूँ, देयर का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ पर देयर का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ पर एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर होती है, या फिर ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तालाब में मछलियाँ हैं, गांव में लोग हैं, पेड़ पर कोए हैं, क्लास में बच्चे हैं, डब्बे में पाउडर है, कढ़ाई में तेल है, डब्बे में रोटियाँ हैं, ठीक है, जूतों में कॉकरोच है। यू कैन मेक थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस। आप दिमाग लगाइए, खुद के सेंटेंसेस कॉपी पर लिखिए और लिखने के बाद उनको इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। अगर आप सही कन्वर्ट कर पाए तो आपने टॉपिक अच्छे समझ लिया। अदरवाइज इस वीडियो को फिर देखिए, इस वीडियो को क्या करिए, अब इस वीडियो को फिर देखिए, एक बार फिर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा प्रैक्टिस वीडियोस और भी हमने यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद हम जो अगले सेशन में पढ़ेंगे कि देयर का पास्ट हम कैसे बनाएंगे और देयर का फ्यूचर हम कैसे बनाएंगे। होप आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।